Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to discuss the topic the Salt March and the Civil Disobedience Movement. So इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कैसे शुरू हुई। तो शुरू जो है वो सॉल्ट मार्च के साथ हुई थी। तो हम सॉल्ट मार्च को डिस्कस करेंगे कि सॉल्ट मार्च क्या है और क्या क्या इस इवेंट में हुआ था, और समझेंगे कि किस तरीके से सॉल्ट मार्च के साथ ही सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हमारे देश में शुरू हुई थी। हुआ क्या था कि जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने इंडिया में सॉल्ट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा टैक्सेस लगा रखे थे। बहुत ज़्यादा टैक्स जो है लोगों को सॉल्ट के ऊपर देने पड़ रहे थे। इसके साथ साथ जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने कुछ पॉलिसीज, कुछ एक्ट्स भी बनाए हुए थे जिसके मुताबिक कोई और ब्रिटिशर्स के अलावा कोई और सॉल्ट को प्रोड्यूस नहीं कर सकता था। अब सॉल्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा बेसिक एक कमोडिटी है जो कि हमें रोज़ खाने के लिए चाहिए और हर पर्सन को चाहिए। इस चीज़ पे, इतनी इसेंशियल चीज़ पे बहुत ज़्यादा टैक्स लगाना ये एक ऑपरेसिव होने की निशानी है, बहुत ज़्यादा अत्याचार करने की निशानी है। इसके साथ साथ जैसा कि ब्रिटिशर्स ने मतलब डिक्लेयर कर रखा था कि कोई भी जो पर्सन है वो अपने आप सॉल्ट नहीं बनाएगा, तो ये भी एक तरीके से ऑपरेशन की ही निशानी है। तो महात्मा गांधी जी को ये था कि इस तरीके के जो बकवास कानून इन्होंने लाए हैं, सॉल्ट टैक्स लाया है, ये सब देश में नहीं होना चाहिए। सॉल्ट एक बहुत ही बेसिक कमोडिटी है और उस पर इतने ज़्यादा टैक्सेस और इतनी ज़्यादा पाबंदियां उसके बनाने पे नहीं होनी चाहिए। इसीलिए महात्मा गांधी जी को लगा कि सॉल्ट जो है काफ़ी पावरफुल सिंबल होगा जो कि हमारे नेशन को यूनाइट कर सकता है। सॉल्ट ही क्यों? क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ है, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे किसान हो, चाहे कोई ट्राइबल हो, हर एक पर्सन सॉल्ट जो है वो यूज कर रहा था। ठीक है, तो ये एक ऐसा मुद्दा हो सकता है जो कि हर एक को टच करेगा, हर एक की हमें सहमति मिलेगी इस मूवमेंट में सॉल्ट के थ्रू। इसीलिए महात्मा गांधी जी ने सॉल्ट को चुना और इसको समझा कि एक काफ़ी पावरफुल सिंबल होगा हम सबको एक करने में। 31 जनवरी 1930 को महात्मा गांधी जी ने क्या किया, सबसे पहले तो उन्होंने जो उस टाइम पे विसरॉय थे आयरविन, उनको 11 डिमांड्स भेजी। अपनी 11 डिमांड्स जो हैं एक लेटर में लिख के भेजी। इनमें से कुछ जो डिमांड्स हैं वो तो जनरल इंटरेस्ट की थी, मतलब कि सबके लिए थी, कोई पर्टिकुलर क्लास के लिए नहीं थी, बल्कि इन जनरल सारे इंडियंस के लिए थी। ठीक है, बट कुछ जो डिमांड्स थी वो बहुत ही क्लास स्पेसिफिक थी। मतलब कि कुछ जो डिमांड्स थी, मान लो वो बिजनेस वालों के लिए, कुछ जो डिमांड्स थी वो किसानों के लिए, कुछ जो डिमांड्स है वो मान लो फॉरेस्ट में रहने वाले लोगों के लिए। तो मतलब कि कुछ डिमांड्स तो जनरल थी और कुछ डिमांड्स ऐसी थी जो कि स्पेसिफिक ग्रुप की डिमांड थी। ठीक है, और ये जो डिमांड्स थी इंडस्ट्रियलिस्ट से लेकर पेजेंट्स तक की डिमांड थी। मतलब मोटे मोटे तौर पे हमारे समाज में जो इम्पोर्टेंट ग्रुप्स थे, इम्पॉर्टेंट क्लासेस थी, उनकी जो मेन डिमांड्स हैं वो गांधी जी ने कवर करने की कोशिश की थी इस लेटर में। आइडिया क्या था इस लेटर को भेजने का? मेन मकसद ये था कि हम ब्रिटिशर्स के आगे अपनी डिमांड्स रख सकें, जो हमारी सब लोगों की अलग अलग डिमांड्स हैं वो सब एक जगह पे उनको बता सकें, ताकि जब हम एक जगह पे सारे जो इंडियंस हैं वो अपनी डिमांड्स लिख के भेजेंगे, इससे एक तो ये होगा कि हाँ, ब्रिटिशर्स को ये पता चलेगा कि हाँ इन सब लोगों ने एक साथ मिलकर ये डिमांड रखी है तो ये लोग एक हैं। दूसरा ये कि हम हकीकत में यूनाइट हो सकेंगे। ठीक है, ब्रिटिशर्स को तो लगेगा ही ये यूनाइटेड है, बट इससे हम एक्चुअली भी यूनाइट हो सकेंगे, क्योंकि हर एक सोसाइटी जो है हमारे इंडिया में, हर एक जो क्लास है इंडियन सोसाइटी में, उसकी डिमांड्स हमने सामने रखी हैं। तो हर एक जो है वो इस मूवमेंट से ज्वाइन कर पाएगा, रिलेट कर पाएगा कि हमारी डिमांड भी इसमें रखी गई है, ये जो डिमांड है वो हमारे द्वारा भी रखी गई है, ये जो लेटर भेजा गया है आयरविन को वो हमारे लिए भी भेजा गया है। हर एक क्लास को ये लगेगा कि हम भी इम्पोर्टेंट हैं, हमारी भी कोई कीमत है, हमारी भी कोई वैल्यू है, और सारे लोग जो हैं इस यूनाइटेड कैंपेन में एक साथ आ पाएंगे। हमारा मेन मकसद क्या था? इंडिपेंडेंस पाने का, और इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि हम पूरे इंडिया के जितने भी लोग हैं उन सबको एक साथ ला सकें। तो जो गांधी जी थे वो ये तरीका ढूंढ रहे थे कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा जो इंडियंस है वो एक साथ आ सकें और ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ सकें। तो ये ज़रिया जो है लेटर लिख के डिमांड्स भेजने का, ये काफ़ी अच्छा आइडिया था महात्मा गांधी जी का, इंडिया की सारी जो अलग अलग क्लासेस हैं उनको एक साथ जोड़ने का। द मोस्ट स्टरिंग ऑफ ऑल वॉज अ डिमांड टू अबॉलिश द सॉल्ट टैक्स। अब जैसा कि बताया कि इसमें काफ़ी सारी जो डिमांड्स थी वो जनरल डिमांड्स थी,
जनरल इंटरेस्ट से रिलेट करती थी, बट काफ़ी सारी ऐसी डिमांड्स थी जो काफ़ी स्पेसिफिक थी। अब इनमें से एक डिमांड ऐसी थी जो कि मतलब सबसे ज़्यादा जिसने अ, एक तरीके से इशू क्रिएट किया, या जो सबसे बड़ी डिमांड थी, वो थी अबॉलिश द सॉल्ट टैक्स। डिमांड ये थी कि ब्रिटिशर्स से हम ये डिमांड कर रहे थे कि तुम सॉल्ट टैक्स को अबॉलिश कर दो, इसको बंद कर दो। मतलब कि नमक जैसी चीज के भी ऊपर तुम टैक्स कलेक्ट कर रहे हो तो इसको मत करो, ठीक है। सॉल्ट एक ऐसी चीज है जो कि गरीब हो अमीर हो, मतलब सब लोग इसको कंज्यूम करते हैं, और ये हमारे फूड आइटम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए सॉल्ट टैक्स अबॉलिश होना चाहिए। द टैक्स ऑन सॉल्ट एंड द गवर्नमेंट मोनोपोली ओवर इट्स प्रोडक्शन, महात्मा गांधी डिक्लेयर्ड, रिवील द मोस्ट ऑप्रेसिव फेस ऑफ ब्रिटिश रूल। तो महात्मा गांधी जी ने क्या कहा, जो नमक के ऊपर कर लगा हुआ है, टैक्स लगा हुआ है, ये प्लस जो गवर्नमेंट ने प्रोडक्शन के ऊपर मोनोपोली की हुई है, मतलब कि जो गवर्नमेंट ने ये कहा हुआ है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के अलावा कोई भी नमक को नहीं बनाएगा, ये दोनों जो चीजें हैं, टैक्स ऑन सॉल्ट प्लस मोनोपोली ओवर इट्स प्रोडक्शन, ये ब्रिटिश रूल के सबसे ऑपरेसिव फेस को दर्शाता है। मतलब कि ये कितना ज्यादा दबाव बनाते हैं, कितना ज्यादा कंट्रोल कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, इस चीज को दर्शाता है। महात्मा गांधी जी का जो लेटर है वो एक तरीके से अल्टीमेटम था। अल्टीमेटम क्या होता है, आखिरी चुनौती। जब आप किसी को आखिरी चुनौती देते हो, तो महात्मा गांधी जी की तरफ से जो लेटर है वो एक तरीके से इन ब्रिटिशर्स को आखिरी चुनौती था, या धमकी था एक तरीके से, कि अगर ये डिमांड्स 11 मार्च तक फुलफिल नहीं की गई तो फिर कांग्रेस जो है एक सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन छेड़ देगी। अब आयरविन जो था, विसरॉय आयरविन, उसको कोई मतलब दिलचस्पी नहीं थी इन डिमांड्स को पूरी करने में। मतलब उसकी तरफ से रत्ती भर भी ये नहीं लगा कि वो थोड़ा भी इन डिमांड्स को पूरे करने के मिजाज में है, ठीक है। महात्मा गांधी स्टार्टेड हिज फेमस सॉल्ट मार्च अकम्पेन्ड बाय 78 ऑफ हिज ट्रस्टेड वॉलंटियर्स। अब जब महात्मा गांधी जी ने देखा कि ये जो पर्सन है आयरविन, ये बिल्कुल भी हमारी डिमांड्स को पूरा करने के लिए नहीं बढ़ रहा है, तो महात्मा गांधी जी ने क्या किया, अपने 78 ट्रस्टेड वॉलंटियर्स के साथ, मतलब 78 ऐसे लोग जिन पे महात्मा गांधी जी को बहुत ज़्यादा भरोसा है, अपने 78 भरोसेमंद लोगों के साथ महात्मा गांधी जी ने सॉल्ट मार्च शुरू किया। मार्च जो है वो लगभग 240 माइल्स का था, जो कि महात्मा गांधी जी के आश्रम में से शुरू हुआ था। तो महात्मा गांधी जी का आश्रम जो है साबरमती में था। तो साबरमती से लेकर ये गुजरात का एक कोस्टल टाउन है डांडी, वहां तक ये मार्च थी, और ये जो पूरा डिस्टेंस है ये 240 माइल का था। तो ये जो वॉलंटियर्स थे, गांधी जी थे, तो इन सभी लोगों ने 24 दिनों तक पैदल ये मार्च की। लगभग हर दिन 10 माइल वो चले, ठीक है, क्योंकि 240 माइल्स का है, तो हर दिन लगभग 10 माइल उन्होंने कवर किया, और 24 दिनों में जाके वो साबरमती से दांडी पहुंच पाए। अब ये जो मार्च है वो उन्होंने किससे किया था, पैदल किया था, ठीक है। अब जब वो पैदल कर रहे थे मार्च, तो धीरे धीरे आगे मोर्चा बढ़ेगा, और धीरे धीरे उनके साथ और भी बहुत सारे लोग जुड़ेंगे। जिस जिस जगह से होके महात्मा गांधी जी और बाकी लोग गुजरेंगे, उस जगह के लोग देखने आएंगे, समझने आएंगे कि ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। और महात्मा गांधी जी जो है फिर जगह जगह अपनी जो बातें हैं वो लोगों को बता रहे थे। जहां भी महात्मा गांधी जी रुक रहे थे, वहां वो अपनी बातें बता रहे थे कि किस तरीके से हमें स्वराज चाहिए, हमें इंडिपेंडेंस चाहिए। और महात्मा गांधी जी ने लोगों से ये रिक्वेस्ट की कि ब्रिटिशर्स को हम अपोज करें, उनका हम विरोध करें, वो भी पीसफुली। हमें दंगा नहीं करना है, वायलेंस नहीं करना है, पीसफुली हमें ब्रिटिशर्स को अपोज करना है, और हम सबको यूनाइट होना है। अप्रैल 6 को महात्मा गांधी जी डांडी पहुंचे, और वहां पे प्रॉपर तरीके से उन्होंने लॉ का वायलेशन किया। मतलब कि ये जो लॉ बना हुआ था, नमक कानून था, कि नमक जो है सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट बनाएगी, ब्रिटिश गवर्नमेंट बनाएगी, कोई और नमक नहीं बनाएगा। तो ये जो कानून था, इसका उल्लंघन महात्मा गांधी जी ने किया बाय मेकिंग सॉल्ट बाय हिमसेल्फ। तो महात्मा गांधी जी ने क्या किया कि जो नमक है वो खुद उन्होंने बनाया, क्योंकि डांडी जो है वो कोस्टल इलाका है, और वहां पे जो समुद्र का पानी था वो उन्होंने उबाल के खुद नमक मैन्युफैक्चर किया। तो इस तरीके से जो कानून है वो टूट गया, क्योंकि कानून क्या था कि कोई भी पर्सन नहीं बना सकता, मतलब गवर्नमेंट के अलावा कोई भी नमक को नहीं मैन्युफैक्चर कर सकता। बट महात्मा गांधी जी ने क्या किया, यहाँ पे नमक को खुद मैन्युफैक्चर किया। तो इससे कानून जो है वो एक तरीके से टूट गया, कानून का उन्होंने वायलेशन किया।
सो डांडी मार्च के साथ ही जो हमारी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है वो शुरू होती है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का बेसिकली मतलब क्या है कि जो भी कानून वगैरह है वो हम तोड़ेंगे, हम डिसओबे करेंगे, आपके रूल्स को, आपके रेगुलेशंस को हम नहीं मानेंगे। तो यहाँ पे गांधी जी ने क्या किया, जो नमक कानून था उसका उल्लंघन किया। अब ये देखो कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से कैसे अलग है। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम पे हमें क्या बोला गया था कि रिफ्यूज कॉपरेशन विद द ब्रिटिश। हमने ये बोला था कि हम ब्रिटिशर्स का साथ नहीं देंगे। ठीक है, कि अगर ब्रिटिशर्स का स्कूल है तो हम उस स्कूल में नहीं जाएंगे। अगर ब्रिटिशर्स कह रहे हैं कि पुलिस में भर्ती हो तो हम भर्ती नहीं होंगे, क्योंकि ये तो हमारी मर्जी है ना, हम कोई कानून नहीं तोड़ रहे। हम सिर्फ हमारी मर्जी दर्शा रहे हैं कि हमें तुम्हारे कोई साथ वाथ नहीं देना। ठीक है, हम कानूनी तरीके से कोई गलत काम नहीं कर रहे। सो अगर हम बात करें डिसओबीडियंस मूवमेंट की, तो डिसओबीडियंस मूवमेंट मतलब कि अब हम कानून तोड़ेंगे। तुम कह रहे हो कि नमक मत बनाओ, नमक मत बनाओ, हम नमक बनाएंगे। ठीक है, तुम कह रहे हो 4 लोग इकट्ठा मत हो, हम लोग इकट्ठा होंगे। तुम मतलब जो भी कह रहे हो अब हम उसका उल्टा करेंगे, या जो भी तुम्हारे हमें गलत कानून लगेंगे हम उसका अपोजिशन करेंगे और वो करेंगे जो हमें सही लगता है। ठीक है, तो थाउजेंड्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री ब्रोक द सॉल्ट लॉ। अब जैसे ही महात्मा गांधी जी ने दांडी मार्च किया, वैसे ही हजारों लोगों ने देश भर में नमक कानून तोड़ा। उन्होंने अपने आप नमक जो है मैन्युफैक्चर किया और जगह जगह पे जो गवर्नमेंट की सॉल्ट फैक्ट्रीज थी उनके आगे प्रदर्शन किए, डेमोन्स्ट्रेशंस किए। अब जैसे जैसे मूवमेंट जो है स्प्रेड होने लगी, वैसे वैसे पुरानी जो चीज़ें हैं जो लोग पहले से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम पे लोगों ने फॉलो की थी, वो लोग अब वापस से करने लग गए। जैसे फॉरेन क्लोथ्स का अपोजिशन करने लग गए लोग, फॉरेन क्लोथ्स को बॉयकॉट कर दिया लोगों ने। लिक्वर शॉप्स को पिकेट किया, जो शराब की दुकानें हैं उन पे एक तरीके से लोगों ने क्या कर दिया, घेराबंदी कर दी, किसी को लिक्वर शॉप में घुसने नहीं दिया। जो फॉरेन क्लोथ्स हैं, विदेशी कपड़े हैं, उनको जला दिया गया, उनको कोई भी नहीं खरीद रहा था। पेजेंट्स जो हैं उन्होंने रेवेन्यू पे करने से मना कर दिया था कि हम कोई भी टैक्स नहीं देंगे। उन्होंने चौकीदारी टैक्स देने से मना कर दिया था। चौकीदारी टैक्स क्या है कि मतलब मान लो गांव है ये पूरा, अब इस गांव की एक तरीके से चौकीदारी करनी है, इस गांव की सेफ्टी और सिक्योरिटी का ध्यान रखना है। तो उसके लिए गांव वालों से कुछ टैक्स कलेक्ट किया जाता था और फिर जो पुलिस वगैरह है वो यहाँ पे उस गांव की सेफ्टी करती थी, चौकीदारी करती थी। ठीक है, तो ये जो टैक्स कलेक्ट किया जा रहा था, चौकीदारी टैक्स, उसको भी लोगों ने देने से मना कर दिया। विलेज ऑफिशियल्स जो थे, गांव के जो ऑफिशियल्स थे, एक तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर जो ऑफिशियल्स आ रहे थे विलेज लेवल पे, उन्होंने रिजाइन कर दिया। काफ़ी सारी जगह पे जो लोग थे उन्होंने फॉरेस्ट लॉज का वायलेशन कर दिया। जैसे फॉरेस्ट के अंदर जाना मना था, जो रिजर्व्ड फॉरेस्ट थे उनमें लोगों को घुसने नहीं दिया जाता था, उनसे लकड़ी इकट्ठा नहीं करने दिया जाता था, लोगों को वहाँ पे अपनी गायों को चराने नहीं दिया जाता था। तो अब क्योंकि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुई तो लोगों ने इन कानूनों को डिसोबे करना शुरू कर दिया। लोग जो हैं अब जंगलों में घुस रहे थे, वहां पे अपने जानवर भी चरा रहे थे, वहां से लकड़ियां भी इकट्ठी कर रहे थे। Now, worried by the developments, the colonial government began arresting Congress leaders one by one. अब जब इतनी ज़्यादा उथल पुथल ब्रिटिशर्स ने देखी, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने देखी, तो वो इसको दबाने की कोशिश करने लग गई। और दबाने के लिए, इस पूरे मूवमेंट को दबाने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, कांग्रेस पार्टी के जो लीडर्स हैं उनको वो अरेस्ट करने लग गई। और इसकी वजह से और ज़्यादा वायलेंट क्लैशेस देखने मिले। क्लैश मतलब कि मुठभेड़ हो रही है, एक तरफ से तो हमारे जो वॉरियर्स हैं, जो लोग लड़ रहे हैं आज़ादी के लिए, वो लोग हैं, और दूसरी तरफ कॉलोनियल गवर्नमेंट है, पुलिस है। तो इन दोनों में जो मुठभेड़ है वो और ज़्यादा वायलेंट हो गई और ज़्यादा एक तरीके से हिंसक रूप लेने लग गई, क्योंकि अब लोगों के जो लीडर्स हैं उनको अरेस्ट किया जा रहा था। जब अब्दुल गफ्फार खान, जो कि महात्मा गांधी जी के एक काफ़ी डिवोटेड डिसिपल थे, मतलब कि उनके एक तरीके से शिष्य थे, उनको जब अरेस्ट कर लिया गया 1930 में, तो बहुत सारे जो लोग हैं वो गुस्सा हो गए और पेशावर में उन्होंने सड़कों पे जुलूस निकालना शुरू कर दिया, डेमोन्स्ट्रेशंस करने शुरू कर दिए। और जब अब्दुल गफ्फार खान के अरेस्ट होने की वजह से लोग सड़कों पे दंगे करने लग गए या डेमोन्स्ट्रेशंस करने लग गए, तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो इन डेमोन्स्ट्रेशंस को रोकने के लिए फोर्स का इस्तेमाल करने लग गई।
आर्मर्ड जो कार्स हैं, एक तरीके से ऐसे व्हीकल्स होते हैं जिनमें की बंदूकें लगी रहती हैं। वो थोड़े हैवी व्हीकल्स होते हैं, टैंक की तरह होते हैं, जिनमें की बंदूकें लगी रहती हैं। तो ऐसे आर्मर्ड कार्स का जो है इस्तेमाल किया उनकी पुलिस ने, लोगों के ऊपर गोलियां जो है वो बरसाई। बहुत सारे लोग जो हैं इन पूरे दंगों में उनकी डेथ हो गई, वो शहीद हो गए। और 1 महीने बाद जो है महात्मा गांधी जी जो है वो भी अरेस्ट हो गए। और जब महात्मा गांधी जी अरेस्ट हुए तब शोलापुर में वर्कर्स थे, उन्होंने पुलिस पोस्ट को अटैक किया। मतलब कि जब लोगों ने ये देखा कि महात्मा गांधी जी को भी अरेस्ट किया जा रहा है, तो शोलापुर के जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे, उन्होंने पुलिस की जो पोस्ट होती हैं, पुलिस की जो चौकियां होती हैं, उन पे हमला करना शुरू कर दिया। म्युनिसिपल बिल्डिंग्स, मतलब कि ये जो नगर पालिका की बिल्डिंग्स रहती हैं, उन पे हमला करना शुरू कर दिया। साथ ही साथ गवर्नमेंट के जितने भी सिंबल्स थे, लॉ कोर्ट्स, रेलवे स्टेशंस, मतलब कोई भी ऐसी जगह, कोई भी ऐसा बिल्डिंग जो कि गवर्नमेंट से जुड़ी हुई है, जो गवर्नमेंट को दर्शाती है, उस पे लोग हमला करना मतलब हमला कर रहे थे। अब गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज्यादा एक तरीके से डर भी गई थी, क्योंकि बहुत ज्यादा उथल पुथल हो रही थी। लोग अब और बड़ी मात्रा में गवर्नमेंट का अपोजिशन कर रहे थे, इस कॉलोनियल गवर्नमेंट को अपोज कर रहे थे। और मतलब एक तरीके से अफरा तफरी में, पूरी हड़बड़ी में गवर्नमेंट जो है उसने और ज्यादा हिंसक रूप से और ज्यादा बुरे तरीके से इन दंगों को या इन जो ये अपराइजिंग्स हो रही थी, इनको दबाने की कोशिश की। तो बहुत ज्यादा अत्याचार लोगों पे किया गया इन मूवमेंट्स को रोकने के लिए। पीसफुल सत्याग्रहीज वर अटैक्ड। अब देखो, जहां पे दंगे हो रहे हैं वहां पे तो चलो एक बार को समझ आता है कि चलो दंगे हो रहे थे और इसलिए थोड़ा सा फोर्स का इस्तेमाल किया गया। बट ऐसी जगहें जहाँ पे पीसफुल तरीके से अपनी बात को रखा जा रहा है, जहाँ पे बहुत ही शांति प्रिय तरीके से लोग अपनी बात रख रहे हैं, जो सत्याग्रही थे, उन पे जब अटैक किया गया तो वो ऐसी चीज हो जाती है जो कि और ज्यादा गुस्सा कर, मतलब लोगों में गुस्सा भर देती है। ठीक है, तो पीसफुल सत्याग्रही इस पे अटैक किया गया। अब यहाँ पे आपको क्या बताया जा रहा है कि कितने बुरे तरीके से, कितनी ब्रूटल तरीके से जो गवर्नमेंट है उसने इस अपराइजिंग को, इस मूवमेंट को दबाने की कोशिश की। जो शांतिपूर्ण तरीके से लोग प्रोसेशन कर रहे थे, सत्याग्रही थे, उनके ऊपर अटैक किया गया। औरतें और बच्चों के ऊपर जो है उनको मारा गया, पीटा गया, और लगभग 1 लाख लोगों को अरेस्ट किया गया। अब जब वापस से महात्मा गांधी जी ने देखा कि ये तो सिचुएशन फिर से हाथ से निकलती जा रही है और वापस से काफी बड़े वॉयलेंस का रूप ले रही है, तो महात्मा गांधी जी ने जो मूवमेंट चली उसको कॉल ऑफ करने की ठानी। और महात्मा गांधी जी ने एक पैक्ट किया एरविन के साथ 5 मार्च 1931 को। और इस पैक्ट को क्या बोला गया? गांधी एरविन पैक्ट। मतलब कि गांधी जी ने ये जो पूरी मूवमेंट थी, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इसको रोक दिया। और इसको कैसे रोका? एक पैक्ट किया गया इरविन के साथ, जो वाइसरॉय इरविन थे, उनके साथ एक पैक्ट किया गया, एक समझौता किया गया। और ये जो समझौता है वो गांधी इरविन पैक्ट कहलाया। गांधी जी कंसेंटेड टू पार्टिसिपेट इन अ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अब गांधी जी ने इस पैक्ट के तहत ये स्वीकार कर लिया कि ठीक है, वो एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेंगे। पहले क्या हुआ था, जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात रखी गई थी कि डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी, तो इस सारी चीज को कांग्रेस ने बिल्कुल ही अपोज किया था, बॉयकॉट कर दिया था। पहले कांग्रेस बिल्कुल ही मना कर रही थी कि वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगी। बट जब ये पैक्ट हुआ तो महात्मा गांधी जी एक तरीके से इस पैक्ट के चलते, इस समझौते के चलते ये मान गए कि ठीक है, वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो कि लंदन में होगी उसको वो अटेंड करेंगे। और जो गवर्नमेंट है वो पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज करने के लिए राजी हो गई कि जितने पॉलिटिकल लीडर्स उनको बंदी बना के रखा है उनको छोड़ दिया जाएगा। सो दिसंबर 1931 में गांधी जी जो है वो लंदन गए कॉन्फ्रेंस के लिए। बट वहाँ पे जो नेगोशिएशंस थी, जो मोल भाव चल रहा था, जो बातचीत चल रही थी, वो हमारे फेवर में नहीं थी। और वो सारी चीजें वहाँ पे नहीं हुई जो गांधी जी चाह रहे थे। और इसीलिए हताश और निराश होकर गांधी जी जो है इंडिया लौट आए। अब जब गांधी जी इंडिया में आए वापस, तो उन्होंने देखा कि अब गवर्नमेंट और ज्यादा ब्रूटल हो चुकी है। अब गवर्नमेंट नए तरीके से लोगों को रिप्रेस कर रही है, नए तरीके से लोगों पे अत्याचार कर रही है। अब गफ्फार खान एंड जवाहरलाल नेहरू दोनों ही जेल में थे। जो बड़े लीडर्स थे उस टाइम पे वो जेल में थे। और अब कांग्रेस को भी एक इलीगल पार्टी डिक्लेयर कर दिया गया था कि कांग्रेस इलीगल है। ठीक है,
काफ़ी सारे मेजर्स लिए गए ताकि मीटिंग्स ना हो सके, डेमोन्स्ट्रेशंस और बॉयकॉट ना हो सके। मतलब कि अब जो कॉलोनियल गवर्नमेंट है वो पूरे तरीके से कोशिश कर रही थी कि वापस से ऐसी कोई मूवमेंट ना शुरू हो जाए। लेकिन अब हमें ये चीज़ क्लियर थी और हम अब इरादे के पक्के थे, मतलब जो पूरा इंडिया है, महात्मा गांधी जी जो थे, कि हमें अब स्वराज चाहिए, हमें इंडिपेंडेंस चाहिए। तो भले ही एक बार हमने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट रोक दी थी, बट फिर से जब चीज़ें थोड़ी सी ऐसे ही लगी कि अब हम वापस से मूवमेंट शुरू कर सकते हैं, तो पूरी हिम्मत के साथ और नए जोश के साथ महात्मा गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वापस से लॉन्च की। ये जो मूवमेंट है वो लगभग 1 साल चली और एंड आते आते मतलब 1934 तक ये जो मूवमेंट थी, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जो कि वापस से लॉन्च हुई थी, वो फिर से स्लो होने लग गई और उसने अपना मोमेंटम खो दिया। मतलब कि जैसा हम नॉर्मली देखते ही आ रहे हैं कि चाहे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो, चाहे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो, शुरू शुरू में ये मूवमेंट जो है काफ़ी अच्छा रूप लेती हैं, काफ़ी अच्छा पार्टिसिपेशन लोगों को इसे मिलता है। पर धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतने लगता है, चीज़ें थोड़ी ठंडी पड़ने लगती हैं। बट अब जैसा कि हमने देखा कि भले ही एक बार सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बंद हो गई, बट फिर से रीलॉन्च की गई, फिर से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को शुरू किया गया। तो इस बार हम पूरे इस ओपिनियन में थे, इस पूरे इरादे में थे कि अब हमें क्या करना है कि ब्रिटिशर्स का पूरे तरीके से अपोज करना है। तो भले ही एक बार दंगे हुए थे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट रोक दी, बट फिर से शुरू की गई। बट ये जो वापस से भी शुरू की गई थी, ये कुछ टाइम तक चली, 1934 तक चली, बट फिर इसने भी धीरे धीरे अपना मोमेंटम लूज करना शुरू कर दिया, थोड़ी ठंडी पड़ने लग गई। इस सेक्शन में हमने देखा कि किस तरीके से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो सॉल्ट मार्च के साथ शुरू होती है, और ये सॉल्ट मार्च क्या है, क्यों आखिरकार गांधी जी ने सॉल्ट को ही चुना। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी और धीरे धीरे करके अब हमें दिख रहा है कि ये जो पूरा आइडिया है इंडिपेंडेंस को लेकर, स्वराज को लेकर, अब वो और लोगों के अंदर भरता जा रहा है। अब लोग और ज़्यादा जागरूक हो रहे हैं और ब्रिटिशर्स का अपोज कर रहे हैं।